मेरा नाम अनीता शर्मा है। मेरी उम्र 58 साल है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और अपनी इकलौती बेटी प्रिया के लिए जी दी। जब मेरे पति अरुण शर्मा कैंसर से लंबी लड़ाई हारकर इस दुनिया से चले गए, तो ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा का आधा हिस्सा भी मेरे साथ चला गया। उस वक्त मुझे यही लगा कि कम से कम मेरी बेटी प्रिया मेरी ढाल और सहारा बनेगी। दिल्ली के छोटे से मोहल्ले में बना वह घर, जिसमें मैंने अपने पति के साथ अनगिनत यादें बनाई थीं, अब मेरे लिए एक बोझ बन चुका था। आर्थिक स्थिति संभालने और आगे बढ़ने के लिए मैंने वही घर बेच दिया। घर बेचते समय ऐसा लगा जैसे अपने अतीत के हर कोने को तोड़कर बाहर फेंक रही हूं। उस वक्त प्रिया ने कहा कि मैं उसके और उसके पति रजत मल्होत्रा के साथ उनके मकान में आकर रहूं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे लगा कि परिवार वही होता है जहां बुजुर्गों के लिए जगह होती है, जहां मां अपने बच्चों के साथ चैन से बूढ़ी हो सकती है। लेकिन जब मैं अपना छोटा सा सूटकेस लेकर उनकी दहलीज पर पहुंची, तो रजत ने बिना मेरी ओर देखे ही मोबाइल स्क्रीन में डूबा रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए न अपनापन था, न सम्मान। उस क्षण ही मुझे महसूस हो गया कि यह सफर आसान नहीं होगा। मैंने तय किया कि मैं बोझ नहीं बनूंगी। मैंने घर के पीछे वाले छोटे कमरे को चुना। वहीं से चुपचाप खाना बनाना, घर की सफाई करना, सब्जी खरीद कर लाना शुरू कर दिया। मेरी बस यही कोशिश थी कि मुझे देखकर उन्हें कभी यह महसूस न हो कि मैं उनके जीवन में एक अतिरिक्त बोझ हूं। लेकिन हर दिन रजत की ठंडी निगाहें और चुभते हुए शब्द मेरे दिल को काटने लगे। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई, जैसे टीवी का चैनल बदल देना जब मैं देख रही होती थी, या हर सवाल पर लंबी सांस लेकर झुंझलाना। धीरे धीरे यह सब उसके तानों और कटाक्ष में बदलने लगा। मैं चुप रही, क्योंकि माँ वही होती है जो हर दर्द को अपने अंदर दबा लेती है। माँ वही होती है जो माफ करती है और सह लेती है, ताकि उसका बच्चा चैन से रह सके। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह चुप्पी एक दिन मेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। दिल्ली का वह पुराना घर बेचने के बाद मुझे हमेशा यह दर्द सालता था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी यादों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैंने खुद को यह कहकर समझाया कि जिंदगी का सफर आगे बढ़ाना जरूरी है। प्रिया ने बड़ी नरमी से कहा था, माँ, आप हमारे साथ ही रहिए, अब आप अकेली नहीं रहेंगी। उसकी बातों में मुझे उम्मीद दिखी। मुझे लगा शायद यही वह पल है जब मां बेटी का रिश्ता और गहरा होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जिस दिन मैं सामान लेकर उनके घर पहुंची, तभी मुझे एहसास हुआ कि यह निमंत्रण सिर्फ प्रिया के दिल से आया था, रजत की ओर से नहीं। रजत मल्होत्रा एक बड़े कॉर्पोरेट दफ्तर में काम करता था। बाहर की दुनिया में वह एक सफल और प्रभावशाली आदमी दिखता था, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर उसका रवैया बिल्कुल अलग था। जब मैं पहली बार उनके घर में दाखिल हुई, उसने मेरी तरफ निगाह तक नहीं उठाई। उसकी चुप्पी और ठंडापन सब कुछ कह गए। मैंने घर के सबसे पिछली ओर बने छोटे कमरे को अपना ठिकाना बना लिया। वही मेरा संसार बन गया। सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालना, बाजार से सब्जी लाना, घर की सफाई करना, मैंने यह सब अपनी जिम्मेदारी समझ ली। मैं चाहती थी कि उन्हें कभी यह महसूस न हो कि मैं उनके जीवन पर बोझ हूं। लेकिन रजत के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अनचाही चुभन होती। जब भी मैं बोलती, उसके चेहरे पर एक असहजता साफ झलकती। उसके शब्द अक्सर तानों में बदल जाते। एक बार जब मैंने टीवी पर पुराने हिंदी गाने लगाए, उसने रिमोट छीनकर चैनल बदल दिया और कहा, ये सब बुढ़ापे की बातें हमारे घर में मत चलाइए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन खुद को समझा लिया। उस रात जब मैं अकेली कमरे में बैठी थी, मुझे याद आया कि मेरे पति अरुण ऐसे मौकों पर हमेशा कहते थे, अनीता, इंसान की असली पहचान उसके बर्ताव में झलकती है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद अरुण सही थे। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं सोचती रही कि अगर मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी, तो शायद रजत का रवैया बदलेगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके शब्द और भी ज्यादा जहरीले हो जाएंगे। दिन बीतते गए और मैंने ठान लिया कि मैं किसी भी तरह से इस घर में बोझ नहीं बनूंगी। सुबह सुबह उठकर मैं रसोई में चली जाती, उनके लिए नाश्ता तैयार करती, घर की सफाई करती और शाम को मोहल्ले की सब्जी मंडी से जरूरी सामान ले आती।
मेरी कोशिश रहती कि जब रजत घर लौटे तो उसे यह महसूस हो कि यह सब उसका ही घर है और मैं केवल उसे संभाल रही हूं। लेकिन जितनी मेहनत मैं करती, उतनी ही ठंडक रजत की निगाहों में बढ़ती जाती। वह कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। जब मैं खाने के स्वाद के बारे में पूछती, तो वह बस होंठ भींचकर ठीक है कह देता। कई बार तो उसकी आंखों में साफ लिखा होता, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत में मुझे लगा यह सब उसका काम का तनाव है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नौकरी और जिम्मेदारियों का दबाव आदमी को सख्त बना देता है। मैंने प्रिया से बात करने की कोशिश की, तो उसने भी वही कहा, माँ, रजत बस थोड़ा थका हुआ है, आप दिल पर मत लीजिए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। रजत धीरे धीरे अपने तानों को खुलकर जाहिर करने लगा। कभी कहता, घर का बिल बढ़ गया है, अब एक और इंसान का खर्च कैसे चलेगा, तो कभी मेरी ओर देखकर गहरी सांस खींचता और बड़बड़ाता। एक दिन जब मैं डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठी थी, रजत मेरे सामने से गुजरा। उसके होंठों से बहुत धीमी आवाज में एक शब्द निकला, परजीवी। वह इतना धीमा था कि मानो उसने खुद से ही कहा हो। लेकिन मेरे कानों ने साफ सुना और मेरा दिल भीतर तक टूट गया। उस पल मैंने अपनी नजरें जमीन पर झुका लीं, जैसे मैंने सुना ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा सीना भर आया। आंखों में आंसू तैरने लगे, जिन्हें मैं किसी तरह रोक रही थी। प्रिया वहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। न रजत को टोका, न मुझे ढांढस बंधाया। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, माँ, आप बुरा मत मानिए, वह बस तनाव में है। उस रात मैं अपने छोटे कमरे में देर तक जागती रही। छत की ओर देखते देखते मेरे मन में बार बार यही सवाल उठता, क्या सचमुच मैं अब उनकी जिंदगी में एक बोझ बन चुकी हूं? वह शाम मेरी जिंदगी की सबसे चुप और सबसे भारी शामों में से एक थी। मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ हालात बदल जाएंगे, लेकिन उस रात खाने की मेज पर जो हुआ, उसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैंने बड़ी मोहब्बत से आलू पराठे और साथ में दही बूंदी रायता बनाया था, क्योंकि यह प्रिया की बचपन से पसंदीदा डिश थी। मुझे लगा शायद आज माहौल हल्का हो जाए और हम तीनों साथ बैठकर चैन से खाना खाए। मेज पर खाना लगा हुआ था। मैं बार बार प्रिया की ओर देख रही थी कि वह मुस्कुराए, कुछ कहे। लेकिन वह मोबाइल पर स्क्रॉल करने में ही डूबी रही। रजत ने बिना कुछ कहे अपनी प्लेट उठाई और ठंडी नजर से मेरी ओर देखा। फिर अचानक उसने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था कि जैसे कमरे की हवा ही जम गई हो। अब बस करो, अनीता जी। इसे हम अस्थायी मत कहें। सच तो यह है कि यह स्थिति अब और नहीं चलेगी। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे। मेरे हाथ कांप गए। मैं हकबकाकर उसकी ओर देखने लगी। मतलब, मैंने कांपती आवाज में पूछा। वह हल्की सी हंसी के साथ बोला, मतलब साफ है। आप न तो काम करती हैं, न ही कोई मदद कर पाती हैं। हमारे अपने खर्चे हैं, बिजली पानी के बिल हैं, लोन है। अब हम एक और मुंह नहीं पाल सकते। मेरी आंखें तुरंत प्रिया की ओर गईं। शायद वह कुछ कहे, शायद वह मेरे लिए खड़ी हो जाए। लेकिन उसने सिर झुकाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ, शायद बेहतर होगा अगर आप कहीं और ठिकाना ढूंढ लें। उस पल मेरे कान सुन्न पड़ गए। जैसे सारा संसार एकदम शांत हो गया हो और सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही हों। मैंने बिना कुछ कहे अपनी प्लेट हटा दी और सीधे अपने कमरे में चली गई। रात भर मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर 2 पुराने सूटकेस भरती रही। कपड़े, कुछ तस्वीरें और जिंदगी भर की यादें अब उन्हीं 2 बैगों में सिमट चुकी थी। सुबह जब मैं घर से निकली, न कोई रोका, न किसी ने गले लगाया। मैं बस सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर बैठ गई, जैसे कोई बेघर औरत। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिल के अंदर उससे भी ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। उस रात मैंने सड़क के किनारे, उसी फुटपाथ पर घंटों बैठे बैठे गुजार दिए। मेरे पास बस 2 पुराने सूटकेस थे और एक छोटा सा पर्स, जिसमें थोड़े बहुत पैसे और मेरे पति अरुण की तस्वीर थी। मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। लगता था जैसे जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया हो। रात की ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक चुभ रही थी। लोग आते जाते मुझे घूर कर देखते और आगे बढ़ जाते।
किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जब अपना ही खून हमें ठुकरा देता है तो पूरी दुनिया भी हमें अनजान समझने लगती है। अगली सुबह मैंने मजबूरी में पास के एक सस्ते लॉज में एक कमरा किराए पर लिया। दीवारों की पपड़ी उखड़ी हुई थी, छत से पंखा बस नाम का घूम रहा था और बल्ब की रोशनी इतनी कमजोर थी कि पूरा कमरा अंधेरा सा लगता। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वहां के कमरे में बैठकर मैं घंटों सोचती रहती, क्या वाकई मैं इतनी बेकार हो चुकी हूं? क्या मैं अपनी बेटी और दामाद पर इतना बोझ हूं कि उन्हें मुझे घर से निकाल देना पड़ा? मैंने कई बार प्रिया को मैसेज भेजा। उसके जन्मदिन पर भी मैंने लिखा, बेटी, चाहे हालात जैसे भी हों, माँ हमेशा तुमसे प्यार करेगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हर बार स्क्रीन पर सीन लिखा आता और फिर चुप्पी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। उम्र के इस पड़ाव पर काम की तलाश करना आसान नहीं था। मैंने छोटे मोटे काम के लिए जगह जगह आवेदन दिए, यहां तक कि घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने तक के लिए। लेकिन हर जगह यही जवाब मिला, हम किसी जवान औरत को ढूंढ रहे हैं। रोजगार न मिलने की शर्मिंदगी और अकेलेपन का बोझ, यह सब मेरी आत्मा को और गहरा काटने लगा। भूख का दर्द भी सहन किया जा सकता था, लेकिन अपनी ही औलाद द्वारा ठुकराए जाने का दर्द असहनीय था। रात को जब मैं उस लॉज के अंधेरे कमरे की छत को घूरती तो बार बार यही सवाल मेरे दिमाग में गूंजता, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि मेरी अपनी बेटी ने मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया? दिन बीतते गए और अकेलापन मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। लॉज के उस छोटे से कमरे की दीवारें जैसे हर रोज मुझसे पूछतीं, तुम्हारा कसूर क्या था? मैं कई बार टूटकर रो पड़ती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 3 महीने ऐसे ही गुजर गए। इस दौरान मैंने दर्जनों जगहों पर छोटे मोटे काम के लिए कोशिश की। किसी ने कहा, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। किसी ने साफ मुंह पर कह दिया, इतने बूढ़े लोगों से काम नहीं होता। यह शब्द मेरे दिल को ज्यादा चुभते थे, भूख से भी ज्यादा दर्दनाक। मैं अक्सर शाम को पास के मंदिर जाया करती। वहां दिए की लौ को देखकर मन को समझाती कि शायद भगवान ने ही मेरी परीक्षा लेनी तय की है। लेकिन कई बार वह लौ भी मेरी आंखों में धुंधली पड़ जाती क्योंकि आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। एक रात, जब नींद आंखों से कोसों दूर थी, मैंने अपने पुराने ट्रंक को खोलकर देखा। उसमें मेरी माँ की कुछ पुरानी चीजें रखी थीं, पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी डायरी। मैंने यूं ही डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में उसमें रोजमर्रा की बातें लिखी थीं, बाजार का हिसाब, मौसम, त्योहारों के जिक्र। लेकिन जून महीने की एक एंट्री ने मेरी सांसें रोक दी। उसमें लिखा था, अनीता को सच नहीं पता चलना चाहिए। भले ही वह एक गलती और एक पल की चाहत का नतीजा है, लेकिन मैंने उसे हमेशा पूरे दिल से चाहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। यह पंक्तियां पढ़कर मेरे सीने में तूफान उठ गया। कौन सी गलती? कौन सी सच्चाई? मेरे मन में अनगिनत सवाल पैदा हो गए। क्या वह सचमुच मेरे जन्म से जुड़ा कोई राज था, जिसे माँ ने मुझसे छुपाया था? मैंने पन्ने आगे पलटे तो कुछ और सुराग मिले, किसी होटल में मुलाकात का जिक्र, पैसों का लेन देन और 2 अक्षर एफ.एस. उस रात मैं पूरी तरह कांप गई। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, मैं कौन हूं? क्या मेरी जिंदगी, जिसे मैं अब तक जी रही थी, दरअसल किसी और सच्चाई पर टिकी थी? उस रात मैं पूरी तरह बिखर गई थी। मेरी माँ की डायरी के वे शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे, अनीता को सच नहीं पता चलना चाहिए। भले ही वह एक गलती और एक पल की चाहत का नतीजा है। मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। जिस औरत को मैं आदर्श मानकर बड़ी हुई, जिसकी हर बात मुझे जिंदगी की सीख देती थी, वही औरत अपने दिल में ऐसा राज दबाकर गई थी। मैंने पूरी डायरी फिर से पलटी। एक और पन्ने पर लिखा था, फैजल से हुई मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर यह राज खुला तो अनीता की जिंदगी नरक बन जाएगी। यहां पहली बार मुझे एक नाम मिला, फैजल सिद्दीकी, फैसल सिद्दीकी। यह नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। आगे के पन्नों में बार बार यही नाम आता रहा, कभी होटल में मुलाकात का जिक्र, कभी कुछ रुपयों का जिक्र, और आखिर में एक एंट्री थी,
मैंने सब कुछ वकील मेहदी जुहैर के पास अमानत रख दिया है। वह जानता है कब और कैसे अनीता तक यह सच्चाई पहुंचानी है। उस वक्त मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। मैं कुर्सी पर बैठ गई और देर तक वही पन्ना घूरती रही। मेरे ज़हन में अनगिनत सवाल घूमने लगे। क्या यह फैजल मेरा असली पिता है? क्या मेरी माँ ने मुझे एक राज बनाकर पाला? क्या मेरी जिंदगी अब तक एक झूठ पर टिकी हुई थी? उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार मेरी नज़र डायरी के उसी पन्ने पर जाती रही। मेरा दिल कह रहा था कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरी तकदीर का दरवाज़ा है जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। सुबह होते ही मैंने ठान लिया कि मुझे उस वकील को ढूंढना होगा, मेहदी जुहैर। चाहे वह कहीं भी हो, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। डायरी के उन पन्नों ने मेरी जिंदगी की नींव हिला दी थी। उस पर लिखा नाम फैजल सिद्दीकी, फैसल सिद्दीकी मेरे दिमाग में गूंजता रहा। यह कौन था? और इसका मेरी माँ से क्या रिश्ता था? मुझे याद आया, सालों पहले टीवी समाचार में मैंने यह नाम सुना था। वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति था जिसने मध्य पूर्व के देशों में ऊर्जा कारोबार से अपार दौलत बनाई थी। उसकी तस्वीरें अक्सर अखबारों में छपती थीं, गंभीर चेहरा, सफेद शेरवानी और उसके चारों ओर सुरक्षा घेरे में लोग। क्या यह वही आदमी था? अगर हाँ, तो फिर मेरी माँ उससे कैसे जुड़ी थी? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई मैं उसी की बेटी हूं? मेरे मन में अजीब सा तूफान उठ रहा था। जितना सोचती, उतना ही अंधेरे में धकेली जाती। डायरी में बार बार लिखा गया था कि वकील मेहदी जुहैर के पास सबूत और सच्चाई मौजूद है। वह नाम मेरे लिए अपरिचित था, लेकिन डायरी में उसका जिक्र बार बार आया था। मैंने तय कर लिया कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसी रात बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने एक लंबा पत्र लिखा। उसमें अपनी हालत, अपनी माँ की डायरी और उसमें लिखे राज के बारे में बताया। मैंने दिल से गुहार लगाई, कृपया मुझे सच्चाई से पर्दा मत डालिए। मेरी जिंदगी इस पर टिकी है। चिट्ठी भेजने के बाद मैं कई दिनों तक बेचैनी में रही। हर दरवाजे की दस्तक, हर फोन कॉल पर दिल धड़कने लगता। 2 हफ्ते बाद मेरे लॉज के पुराने फोन पर घंटी बजी। दूसरी तरफ एक भारी मगर स्नेह भरी आवाज आई। अनीता जी, मैं बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। आपके सवालों के जवाब मेरे पास हैं। अगर आप तैयार हैं, तो आपको यहाँ बेरूत, बिरठ आना होगा। वहां आप सब कुछ जान जाएंगी। उस पल मेरी सांसें थम गईं। जैसे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई हो। मुझे समझ आ गया, अब यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन सच तक पहुंचना जरूरी है। बेरूत जाने का फैसला मेरे लिए आसान नहीं था। एक अनजान देश, अनजाने लोग, और वहां छिपा वह सच जिसे जानने से मेरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो बार बार कह रही थी, अगर अब पीछे हट गई, तो जिंदगी भर सवालों के साथ जीना पड़ेगा। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। थोड़ी बहुत बचत थी, उसी से टिकट करवाई। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा। विमान की खिड़की से झांकते हुए मुझे बार बार अपने पति अरुण की याद आती। अगर वह होते तो शायद मुझे यह सफर अकेले न करना पड़ता। बेरूत पहुंचते ही मुझे एक अलग ही माहौल ने घेर लिया। पुरानी इमारतें, गलियों में उठती कॉफी की खुशबू और भीड़-भाड़ के बीच शांति का अजीब सा एहसास। वहां पहुंचकर मैंने उस वकील, मेहदी जुहैर, से मुलाकात की। वह एक बुजुर्ग शख्स था, बाल पूरी तरह सफेद, लेकिन आंखों में अजीब सी गर्मजोशी और गहराई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अनीता जी, मुझे पता था एक दिन आप जरूर आएंगी। उसके छोटे से दफ्तर में पुराने कागजों और कॉफी की महक फैली हुई थी। वह धीरे धीरे अपनी दराज से एक पुराना पीला लिफाफा निकाल लाया। लिफाफे पर मोटे अक्षरों में एक नाम लिखा था, फैजल सिद्दीकी। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा मैं वहीं गिर पड़ूंगी। मेहदी ने शांत स्वर में कहा, यह वह सच्चाई है जो बरसों से आपके इंतजार में थी। इसे खोलिए। मेरे उंगलियों ने मुश्किल से उस लिफाफे को पकड़ा। मैं धीरे धीरे उसकी सील तोड़ने लगी। अंदर एक खत था, हाथ से लिखा हुआ, जिसकी शुरुआत पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। मेरी प्यारी बेटी अनीता,
उस खत की शुरुआत ने ही मेरी आत्मा को हिला दिया था। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बेटी अनीता, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, दौलत, नाम और शक्ति, लेकिन कभी हिम्मत नहीं दी कि मैं सच को स्वीकार सकूं। आज मैं मरकर भी चाहता हूं कि कम से कम तुम यह जान सको कि तुम कौन हो। मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हर शब्द मेरे दिल में गहरा उतर रहा था। उसने आगे लिखा था, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा जन्म उस रिश्ते का नतीजा है जिसे दुनिया कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन हालात, समाज और मेरा परिवार, इन सब ने हमें जुदा कर दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपने दिल की पूरी ताकत से पाला, लेकिन मुझे यह अपराधबोध हमेशा रहा कि मैंने तुम्हें कभी अपना नाम नहीं दिया। यह पढ़ते ही मेरे अंदर सन्नाटा छा गया। बरसों से जो सवाल मेरे दिल को कचोटते रहे थे, उनका जवाब मुझे मिल गया। खत में आगे लिखा था, अनीता, मैंने कभी तुम्हें गले से नहीं लगाया, कभी तुम्हारा नाम दुनिया के सामने नहीं लिया, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहा। मेरे पास जो कुछ था उसका एक हिस्सा मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, ताकि तुम्हें यह महसूस न हो कि तुम इस दुनिया में अकेली हो या बोझ हो। यह मेरी देर से दी हुई स्वीकृति है, मेरा सबसे बड़ा पछतावा और मेरा सबसे सच्चा प्रेम। खत को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी कि मुझे दौलत मिलने वाली है। मेरे आंसू इसलिए बह रहे थे कि पहली बार किसी ने मुझे स्वीकारा था, मुझे अपनी बेटी कहा था। मैंने सिर झुकाकर वही खत सीने से लगा लिया। बरसों का दर्द, अपमान और अकेलापन जैसे उस एक शब्द, बेटी, में पिघल गया। मेहदी जुहैर ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो उसने चुपचाप मेरे सामने और भी कागज रख दिए। उसने कहा, यह सब तुम्हारे हक की अमानत है, अनीता जी। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम अपनी जिंदगी गरिमा और सम्मान के साथ जियो। मैंने कांपते हाथों से उन फाइलों को खोला। उसमें बैंक खातों की डिटेल्स, जमीनों के कागजात और निवेश के दस्तावेज थे। मेहदी ने धीरे से बताया कि इन सब की कुल कीमत $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा थी। मेरी सांसें थम गईं। मैं, जिसके पास अभी तक दिल्ली के एक गरीब लॉज में रहने तक के पैसे मुश्किल से जुटते थे, अब अचानक इतनी बड़ी दौलत की मालिक बन चुकी थी। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में दौलत की चमक नहीं थी। मेरा दिल तो सिर्फ उस एक खत की गूंज में डूबा हुआ था, जहां पहली बार मुझे किसी ने बेटी कहा था। मेहदी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी गलती सुधारने में जिंदगी लगा दी। शायद वह तुम्हें सामने से गले न लगा पाए, लेकिन वह चाहते थे कि तुम अपने को कभी अकेला मत समझो। मैंने सिर झुका लिया। उस पल मुझे लगा कि मेरे सीने पर वर्षों से रखा हुआ एक पत्थर धीरे धीरे हट रहा है। उस रात मैं बेरूत के छोटे से होटल के कमरे में अकेली बैठी रही। सामने टेबल पर वह खत और दस्तावेज रखे थे। मैंने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही झुर्रियां, वही आंसू, लेकिन दिल के भीतर एक नई आवाज उठ रही थी। मैं बेकार नहीं हूं। मैं बोझ नहीं हूं। मैं किसी की स्वीकार की हुई बेटी हूं। बरसों में पहली बार मुझे अपने अस्तित्व की कीमत महसूस हुई। बेई में बिताए गए कुछ दिन मेरे लिए एक तरह की सांस थे। पहली बार बरसों में मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से सोच सकती हूं, फिर से रचना कर सकती हूं। हर सुबह मैं मेहदी के पास जाया करती, कागजात देखती और छोटे छोटे नोट्स बनाती, बैंकों के नंबर, जमीनों के लोकेशन, निवेश के प्रकार। मेहदी ने धीरे धीरे समझाया कि यह दौलत सिर्फ पैसा नहीं है, यह अवसर है, एक मौका अपनी जिंदगी फिर से बनाने का, लेकिन समझदारी से। वापसी से पहले मैंने ठान लिया कि मैं बदल कर वापस जाऊंगी, न घृणा की आग में जलकर, न बदले की तृष्णा में बहकर, बल्कि टिकाऊ इज्जत और आत्मनिर्भरता के साथ। बेरूत के कैफे में बैठकर मैं कई निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े वीडियोस देखती, बेसिक रियल एस्टेट, किराए का मैनेजमेंट, लीगल ढांचे। मैंने छोटे छोटे सेमिनार्स के रिकॉर्ड देखे, मैंने नोट्स लिए कि किस तरह कंपनी बनती है, कैसे नॉमिन और ट्रस्ट वगैरह काम करते हैं, ताकि कानून के दायरे में रहकर निर्णय लिए जा सकें। बेरूत में बिताया गया वह समय मुझे आत्मविश्वास दे गया। मैंने अपने कपड़ों की सिलाई में थोड़ी बहुत बदलाव करवाई,
कपड़े सादे लेकिन स्वच्छ, बाल संवारकर और चलने का अंदाज थोड़ा सीधा। यह सिर्फ दिखावा नहीं था, हर बार जब मैं सीधा खड़ी होती, मेरे अंदर की आवाज़ भी थोड़ी ज्यादा सुनाई देती, मैं किसी की परासी नहीं, मैं अपनी मर्यादा की मालिक हूं। दिल्ली लौटते समय मेरा इरादा साफ था। मैं सीधे किसी लॉज में वापस नहीं गई। मैंने मेहदी की सलाह पर कुछ इंतजाम करवा लिए थे, कानूनी कंपनी के दस्तावेज तैयार थे, एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का नाम मैंने पंजीकृत करवा लिया, नई आशा प्रॉपर्टीज। मेरा उद्देश्य छोटा और साफ था, अपनी रक्षा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मेरे ऊपर सहजता से हक जमाए नहीं। दिल्ली आकर मैंने एक साधारण पर साफ सुथरा फ्लैट किराए पर लिया, CR पार्क, चित्तरंजन पार्क के नज़दीक। वह जगह आलीशान नहीं थी, पर बाजार, बैंक्स और लाइब्रेरी पास थे, सब कुछ जिसे मुझे सीखने और काम करने के लिए चाहिए था। हर सुबह मैं लोकल कॉफ़ी के साथ निवेश के नोट्स पढ़ती और शाम को छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स पर प्रैक्टिस करती, स्प्रेडशीट बनाना, समझना कि प्रॉपर्टी का रिटर्न कैलकुलेट कैसे होता है और किराएदारों के कानूनी अधिकार क्या होते हैं। धीरे धीरे मेरी बोली और चाल में फर्क आने लगा। मैंने अपने व्यक्तिगत ब्रशअप के लिए एक कोर्स भी ज्वाइन किया, एक छोटा सा कोर्स जो महिलाओं के लिए फिनेंशियल लिटरेसी सिखाता था। वहां मैंने सीखा कि पैसे केवल खर्च करने के लिए नहीं होते, वे सुरक्षा और आज़ादी के साधन भी हैं। मैंने सीखा कि कैसे छोटे छोटे निवेश लंबे समय में बड़ी बदल डालते हैं, और सबसे अहम, कैसे अपने नाम के पीछे कानूनी कवच रखना है ताकि कोई भी मुझसे जुड़े फैसलों को चुनौती न दे सके। सबसे बढ़कर, मैंने खुद को फिर से सम्मान देना शुरू कर दिया, अपना समय नापना, अपनी ट्रेनिंग में निवेश करना और रोज छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। लोग कहते हैं कि कपड़ों और स्टाइल से मन नहीं बदलता, पर मेरे अनुभव में पहनावा और अदा भी उसी तरह एक भाषण है, यह दुनिया को बताती है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं। और मैंने चाहा कि मेरी दुनिया मुझे एक सम्मानीय, सक्षम और शांत महिला के रूप में देखे। उस शाम जब मैं पहली बार अपने नोट्स की फाइलें बंद करके खिड़की से दिल्ली के धीमे जलते हुए शहर को देख रही थी, तो भीतर एक नई ठहरावसी आई। मेरी योजना बस एक बदला लेने की नहीं थी, यह मेरी गरिमा वापस पाकर दूसरों के लिए भी राह बनाना था, ताकि कोई माँ, कोई दादी, किसी के पास लौटकर कह सके कि वह अकेली नहीं। मैं तैयार थी अगले मोड़ के लिए, पर वही अगले मोड़ अब सोची समझी चालों और कानूनी सुरक्षा के साथ होगा। दिल्ली लौटे मुझे कुछ ही महीने हुए थे कि एक दिन अखबार में छपी खबर ने मेरा दिल धड़का दिया। वहां संपत्ति की नीलामी से जुड़ी घोषणाएं थीं। जब मेरी नज़र एक विशेष मकान पर पड़ी, तो मेरी सांसें थम गईं। यह वही मकान था जहां प्रिया और रजत रहते थे। वही मकान, जहां से मुझे बेइज्जती करके बाहर निकाला गया था। अब यह सरकारी बकाया और टैक्स न चुकाने के कारण नीलामी की सूची में था। कुछ पल के लिए मेरा मन दुविधा में पड़ गया। क्या मुझे सचमुच इस नीलामी में हिस्सा लेना चाहिए? यह तो उसी घर की दीवारें थीं, जिनसे मेरा सबसे गहरा दर्द जुड़ा था। लेकिन उसी समय मेरे भीतर की एक और आवाज ने कहा, यही वक्त है अपनी गरिमा वापस लेने का। यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का हिसाब है। मैंने तुरंत अपनी कंपनी, नई आशा प्रॉपर्टीज के नाम से दस्तावेज तैयार कराए। सब कुछ वैधानिक और कानूनी तरीके से। मैंने अपनी असली पहचान को छुपा दिया, ताकि यह सौदा मेरे नाम से न जुड़ा रहे। नीलामी का दिन आया। हॉल में कई निवेशक मौजूद थे, कुछ बड़े बड़े बिल्डर, कुछ स्थानीय व्यापारी। माहौल में तनाव था। मैंने नकाब और चश्मे से अपना चेहरा छुपा लिया। कोई नहीं जानता था कि इस बोली के पीछे वही औरत बैठी है, जिसे कभी इसी घर से धक्के देकर निकाला गया था। बोली शुरू हुई। हर बढ़ते नंबर के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। रजत और प्रिया को शायद यह लग रहा होगा कि कोई और इस मकान को ले जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी न था कि कौन बैठा है। आखिरकार मेरी कंपनी ने सबसे ऊंची बोली लगाई। हथौड़े की एक तेज आवाज के साथ नीलामी पूरी हो गई। अब वह घर मेरे अधिकार में था। उस रात जब मैंने अपने हाथों में उस मकान का वैधानिक दस्तावेज पकड़ा, तो आंखों में आंसू आ गए। यह जीत खुशी की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की थी। मैंने धीरे से फुसफुसाकर कहा, रजत, अब देखो, जिस घर से तुमने मुझे निकाला था, उसी घर का दरवाजा अब मेरी मुहर से खुलेगा।
नीलामी पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद मेरी कंपनी नई आशा प्रॉपर्टीज की ओर से आधिकारिक नोटिस तैयार किया गया। उसमें साफ लिखा था कि अब मकान का मालिक बदल चुका है और सभी किराएदारों के अनुबंध की समीक्षा होगी। किराया बाजार दर के हिसाब से बढ़ाया जाएगा और पुराने बकाये चुकाना अनिवार्य होगा। जब वह नोटिस रजत और प्रिया के हाथों में पहुंचा तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजत ने गुस्से में कागज को टेबल पर पटक दिया और बड़बड़ाया, ये तो हद हो गई। इतना ऊंचा किराया और पुराने बकाये भी चुकाने होंगे? यह सब असंभव है। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, रजत, हम ये सब कैसे भर पाएंगे? पहले से ही हमारे ऊपर कर्ज है। रजत ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम चुप रहो प्रिया। शायद ये सब कोई चाल है। कोई निवेशक हमें फंसाना चाहता है। लेकिन अंदर से उसे भी पता था कि यह कानूनी रूप से वैध है। उस रात उनके घर का माहौल भारी सन्नाटे से भर गया। रजत गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाता रहा और प्रिया चुपचाप सोफे पर बैठी आंसू पोंछती रही। मुझे, यानी अनीता को, सब रिपोर्ट मिल रही थी। मेरी कंपनी का मैनेजर हर अपडेट लेकर आता था। उसने बताया कि रजत का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और प्रिया लगातार रो रही थी। मैंने यह सुनकर गहरी सांस ली। मेरे मन में न कोई खुशी थी, न कोई पछतावा। यह तो बस समय का न्याय था। उस रात मैं अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांक रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और नीचे सड़क पर लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे। लेकिन मेरे मन में एक ही विचार गूंज रहा था, अब ताकत मेरे हाथ में है। और यह ताकत बदले की नहीं, इंसाफ की है। किराए और बकाये की नई शर्तों ने रजत और प्रिया की जिंदगी को हिला दिया। रजत लगातार गुस्से में चिल्लाता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कानूनी तौर पर सब कुछ सही था। इन्हीं दिनों एक शाम मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वह नाम चमक रहा था जिसे देखे महीनों हो चुके थे, प्रिया। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई। कितनी बार मैंने सोचा था कि अगर वह कभी फोन करेगी तो मैं क्या कहूंगी, लेकिन उस क्षण मेरे भीतर बस खामोशी थी। फोन कई बार बजा और आखिरकार वॉइसमेल पर चला गया। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, मां, कृपया बात कीजिए। हमारे ऊपर बहुत मुसीबत है। रजत परेशान है, मैं डर रही हूं। किराया अचानक इतना बढ़ गया है, हम संभाल नहीं पा रहे। क्या आप हमें कुछ मदद कर सकती हैं? मैंने स्क्रीन पर वह मैसेज बार बार पढ़ा। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जवाब देने के लिए उंगलियां नहीं उठीं। मेरे दिल में तूफान था। एक मां की चाहत थी कि बेटी को गले से लगा ले, लेकिन साथ ही एक गहरी चोट थी, यादें उस रात की जब उसी बेटी ने मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था। मैंने फोन टेबल पर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। नीचे सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। और मेरे भीतर एक ठंडी खामोशी। कभी कभी न्याय बोलता नहीं है। वह बस चुप रहकर सामने वाले को वही दर्द महसूस कराता है जो आपने झेला था। उस रात मैंने फोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं दिया। यह मेरे लिए बदले का क्षण नहीं था, यह मेरे मौन का इंसाफ था। कुछ ही दिनों बाद मेरी कंपनी के मैनेजर ने मुझे एक और रिपोर्ट दी। उसमें बताया गया कि रजत का गुस्सा अब काबू से बाहर होता जा रहा था। किराए और बकाये की नई शर्तों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। एक सुबह मेरे अपार्टमेंट के पत्र पेटी में एक लिफाफा मिला। उस पर न कोई नाम लिखा था, न पता। अंदर एक कागज था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम सोचती हो कि बहुत चालाक हो, लेकिन याद रखो, हर चाल का जवाब होता है। तुम पछताओगी। लिखावट देखते ही मैं समझ गई, यह रजत की ही लिखाई थी। वही तिरछे अक्षर, वही तेज और आसमान स्ट्रोक्स जिन्हें मैंने पहले भी उसकी लिखी चिट्ठियों में देखा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। डर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आया। पहले उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अब जब हालात पलटे तो वही आदमी मुझे धमकाने पर उतर आया। मैंने तुरंत कार्रवाई की। मेहदी जुहैर की मदद से मैंने उस नोट को सबूत की तरह सुरक्षित कर लिया।
वकील ने कहा कि यह कानूनी रूप से मेरे पक्ष को और मजबूत करेगा। इसके अलावा मैंने अपने अपार्टमेंट और उस पूरे मकान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। गेट पर 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी शुरू करवाई। मेरे मैनेजर ने बताया कि इन नए इंतजामों को देखकर कई किराएदारों ने राहत की सांस ली। लेकिन मुझे पता था कि यह सिर्फ दूसरों की सुरक्षा के लिए नहीं है, यह मेरे लिए भी ढाल थी। उस रात जब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, तो मन में बस एक ही विचार आया। अब मैं वही असहाय औरत नहीं हूं जिसे कोई भी धक्के मारकर बाहर कर दे। अब मेरे चारों ओर सुरक्षा की दीवार है और मेरे भीतर आत्मसम्मान की लौ। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हवा में ठंडक खुली हुई थी। गेट पर लगे सीसीटीवी की स्क्रीन पर मैंने देखा, एक औरत गेट पर खड़ी थी, कांपती हुई, और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। गार्ड ने इंटरकॉम से पूछा, मैडम, यह कह रही है कि आपका नाम अनीता है और वह आपसे मिलना चाहती है। क्या अंदर आने दूं? मैंने स्क्रीन पर ध्यान से देखा। दिल एक पल के लिए रुक गया। वह प्रिया थी, मेरी अपनी बेटी। चेहरे पर आंसू की लकीरें, बाल बिखरे हुए और होंठ कांपते हुए। मैं खिड़की तक गई, पर्दा थोड़ा हटाकर नीचे झांका। प्रिया बार बार गेट पर खड़े गार्ड से कह रही थी, कृपया, मुझे मां से मिलना है, बस एक बार। उसकी आवाज टूट रही थी। पहली बार मैंने अपनी बेटी को इतने बेबस रूप में देखा। मेरा दिल पिघलने लगा। बरसों का दर्द और गुस्सा अचानक मेरी आंखों से बहने लगा। लेकिन फिर भी मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं बस वहीं खड़ी रही, पर्दे के पीछे, चुपचाप। नीचे गार्ड ने समझाया, मैडम आराम कर रही हैं, आप कल आइए। प्रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां ऊपर तक सुनाई दे रही थीं। मेरे भीतर तूफान मचा था। एक मां की चाहत थी कि भागकर नीचे जाऊं, उसे गले से लगा लूं, कहूं, बेटी, मैं यही हूं। लेकिन दूसरे ही पल याद आया वह दिन, जब उसी बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर मुझे दरवाजे से बाहर धकेल दिया था। मैंने आंखें बंद कर लीं और खिड़की से हट गई। उस रात नींद नहीं आई। लेकिन एक सच्चाई साफ थी। मेरी बेटी टूट चुकी थी और पहली बार उसने मेरी जरूरत महसूस की थी। अगले दिन शाम को फिर वही दस्तक हुई। इस बार मैंने दरवाजा खुलवाया। गार्ड ने प्रिया को अंदर भेज दिया। वह दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह सीधे मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रोते रोते बोली, मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उस दिन मैं आपको रोक सकती थी, आपके साथ खड़ी हो सकती थी, लेकिन मैं डर गई थी। मैंने रजत का साथ दिया और आपको अकेला छोड़ दिया। आज वही फैसला मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। वह सोफे पर बैठी और हाफते हुए बोली, मां, रजत वैसा इंसान नहीं है जैसा वह बाहर दिखाता है। वह अंदर से बहुत कड़वा, शकी और निर्दयी है। वह हर समय मुझे कंट्रोल करता है, मैं किससे मिलूं, कहाँ जाऊं, यहां तक कि क्या खाऊं। छोटी सी बात पर गुस्से में चीखने चिल्लाने लगता है। कई बार उसने हाथ भी उठाया। यह सुनकर मेरा दिल कांप गया। मेरी आंखों के सामने वही रात घूम गई जब उसने मुझे घर से निकाल दिया था। लेकिन आज मुझे समझ आया कि जिस आदमी ने अपनी सास को परजीवी कहा, वही अपनी पत्नी के साथ भी निर्दयता कर सकता था। प्रिया की आवाज टूटी हुई थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मां, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन यह तो एक जेल बन गई है। मैंने आपको खो दिया और अब खुद को भी खो चुकी हूं। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली बार मुझे अपनी बेटी की सच्चाई पता चल रही थी, उसका दर्द, उसकी मजबूरी और उसका टूटना। मैंने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लिए। कुछ कहा नहीं, बस उसे चुपचाप देखती रही। कई बार खामोशी ही वह भाषा होती है जो सबसे गहरी चोट को भरने लगती है। प्रिया मेरे सामने बैठी थी,
आंसू से भीगी हुई आंखें और कांपते होंठ। वह लगातार अपने दिल का बोझ उतार रही थी, एक एक शिकायत, एक एक दर्द, जैसे बरसों से दबा हुआ लावा बाहर निकल रहा हो। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपको धोखा दिया। उस रात जब रजत ने आपको अपमानित किया, मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन मैंने डर के मारे चुप्पी चुन ली। उसकी आवाज टूट रही थी। आज उसी चुप्पी की सजा मुझे मिल रही है। माँ, मैं अकेली हूं। मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने कोई शब्द नहीं कहा, बस उसकी ओर देखती रही। मेरे भीतर माँ का दिल रो रहा था, लेकिन साथ ही भीतर की चोट मुझे रोक रही थी। मैंने धीरे से उसके आंसुओं से भीगे हाथ अपने हाथों में लिए। बस इतना किया कि अपनी हथेलियों से उसकी हथेली को कसकर पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसमें एक पूरा संसार था, माँ का अपनापन, माँ की खामोशी और वह सहारा जिसकी तलाश प्रिया बरसों से कर रही थी। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा। शायद उसने पहली बार समझा कि कभी-कभी माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। उस रात वह मेरे पास देर तक बैठी रही। बोलती रही, रोती रही, और मैं बस सुनती रही, चुपचाप। दिन बीतते गए और प्रिया बार बार मेरे पास आने लगी। कभी सुबह चुपचाप मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी मिलती, कभी शाम को आंसुओं से भरी आंखों के साथ मेरे दरवाजे पर दस्तक देती। धीरे धीरे उसने अपने दिल की परतें खोलनी शुरू कर दी। माँ, वह अक्सर कहती, रजत का शक अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं किसी सहेली से बात कर लूं तो घंटों पूछताछ करता है। मोबाइल की जांच करता है, मेरे हर कदम पर निगाह रखता है। उसकी आंखों में थकान साफ झलकती। कई बार वह गुस्से में मुझे धक्का दे देता है, और जब मैं विरोध करती हूं तो कहता है कि सब मेरी गलती है। मैंने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद सचमुच मैं ही गलत हूं। यह सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, पर शब्द फिर भी नहीं निकले। प्रिया ने रोते हुए कहा, माँ, मैं थक चुकी हूं। मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने आपको खोया, और अब मैं खुद को भी खो रही हूं। मैंने बस उसकी आंखों में देखा। मेरी चुप्पी उसके लिए ढाल बनने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, उसकी माँ उसके साथ है। उस पल मेरे दिल ने फुसफुसाया, अब समय आ गया है कि यह बच्ची अपने डर के खोल से बाहर निकले। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रजत का असली चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। मकान का बोझ, कर्ज और उसकी बढ़ती हुई असफलताएं उसे अंदर से खा रही थी। एक शाम प्रिया कांपती हुई आवाज में मेरे पास आई और बोली, माँ, आज उसने हद कर दी। उसने गुस्से में मुझे कहा कि यह घर अब मेरा नहीं, और अगर मैं रहना चाहती हूं तो अपनी माँ से पैसे लाकर दूं। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर चोट के हल्के निशान भी साफ दिख रहे थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला थी, लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। कुछ ही दिनों में रजत ने अपना सामान बांधा और बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया। न कोई अलविदा, न कोई वादा। जैसे किसी परछाई की तरह गायब हो गया। प्रिया टूट चुकी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। वह सीधे मेरे पास आ गई। अपने छोटे से बैग के साथ, आंसुओं और डर से भरे दिल के साथ। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, क्या मैं यहीं रह सकती हूं? मैं और कहीं नहीं जाना चाहती। मैंने बिना कुछ कहे उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बरसों का दर्द, बरसों की दूरी उसी पल जैसे मिट गई। मेरे घर में अब फिर से बेटी की सांसें गूंज रही थीं। और मेरे दिल में पहली बार शांति का एहसास हुआ कि मेरी बच्ची आखिरकार मेरे पास लौट आई है। प्रिया अब मेरे घर में थी। वह धीरे धीरे संभलने लगी, लेकिन उसके जख्म गहरे थे। कई रातें उसने डरावने सपनों में बिताईं, अचानक चीखकर उठ जाती और कहती, माँ, वो फिर से मुझे ढूंढ लेगा। मैं उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़कर कहती, नहीं बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। यहां कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। समय के साथ उसके भीतर एक नई आग जलने लगी। एक दिन उसने मेरे सामने बैठकर कहा, माँ, मैं चाहती हूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो किसी और औरत के साथ न हो।
कितनी ही औरतें चुपचाप सब सहती रहती हैं। मैं उन्हें आवाज देना चाहती हूं। उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह साहस चमक रहा था। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तो चलो, हम दोनों मिलकर यह काम करते हैं। यहीं से आवाज औरतों की नामक एक छोटा सा समुदाय जन्मा। हमने अपने घर के पीछे वाले आंगन में हर शनिवार एक बैठक शुरू की। पहली बार सिर्फ 5 महिलाएं आईं। उनके चेहरों पर वही डर, वही झिझक थी जिसे मैं और प्रिया बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जब प्रिया ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपनी मां को छोड़ा, कैसे उसने पति का जुल्म सहा और कैसे वह अब खड़ी है, तो सबकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे यह बैठक बढ़ती गई। हर हफ्ते और महिलाएं आने लगीं। कोई अपनी शादी की पीड़ा सुनाती, कोई अपने परिवार के अत्याचार। और हर बार उन्हें यह एहसास होता कि वे अकेली नहीं हैं। प्रिया का चेहरा अब बदल चुका था। जहां पहले डर था, अब वहां आत्मविश्वास था। और मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी सिर्फ मेरे पास नहीं लौटी थी, वह अपने असली स्वरूप में लौटी थी। हम मां बेटी अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम औरतों के लिए जी रही थीं, जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी। आवाज औरतों की अब सिर्फ आंगन की बैठकों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह खबर पूरे मोहल्ले में, फिर शहर तक फैल गई। हफ्तों की वह छोटी सी बैठक अब सैकड़ों औरतों की आवाज बन चुकी थी। हर बार कोई नई महिला आती और अपनी कहानी सुनाती। किसी ने पति का जुल्म सहा था, किसी को ससुराल ने ताने देकर तोड़ा था, किसी को अपने ही परिवार ने बेघर किया था। हर कहानी दिल दहला देती, लेकिन जब सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोती और हिम्मत देतीं, तो माहौल बदल जाता। प्रिया अब मंच पर खड़ी होकर बोलने लगी थी। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, बल्कि दृढ़ता और आत्मविश्वास था। हम सबकी चुप्पी ही हमारी कैद है। अगर हम बोलेंगे, तो हमारी कैद टूटेगी। उसके ये शब्द सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती। मैं, अनीता, हर सभा में पीछे बैठी रहती। लेकिन मुझे गर्व होता जब महिलाएं प्रिया को देखती और कहती, अगर यह अपनी टूटी हुई जिंदगी से उठ सकती है, तो हम क्यों नहीं। एक दिन एक स्थानीय अखबार ने हमारी कहानी छापी। हेडलाइन थी, मां बेटी ने बनाई औरतों की आवाज, अब कोई चुप नहीं रहेगा। उस लेख ने और भी औरतों को हमारी ओर खींचा। कई स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ने लगीं, वकील और काउंसलर हमारी बैठकों में आने लगे। मेरे दिल में शांति थी। बरसों पहले जिस बेटी ने मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया था, वही बेटी अब मेरे साथ खड़ी होकर दरवाजा उन औरतों के लिए खोल रही थी जिन्हें कोई सहारा नहीं था। और उस पल मुझे लगा कि शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत यही थी, अपनी बेटी को वापस पाना और सैकड़ों औरतों को उनके भीतर की आवाज वापस दिलाना। समय के साथ आवाज औरतों की सिर्फ एक संगठन नहीं रहा, बल्कि एक आंदोलन बन गया। सैकड़ों महिलाएं, जो पहले चुपचाप आंसू बहाती थीं, अब बोलना सीख गईं। उन्होंने अपने दर्द को ताकत बना लिया। प्रिया अब किसी डरी सहमी पत्नी की तरह नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में आत्मविश्वास था। मैं उसे देखती और सोचती, यह वही लड़की है जिसने मुझे दरवाजे से निकाला था, और आज वही मुझे फिर से जीवन का अर्थ दे रही है। एक दिन प्रिया ने मेरी ओर देखा और कहा, मां, अगर आपने उस रात हिम्मत न दिखाई होती, तो शायद मैं कभी यह रास्ता न चुन पाती। आपने मुझे सिखाया कि औरत चाहे टूटे जितनी बार, उसके भीतर हमेशा खड़े होने की ताकत रहती है। मैंने उसकी ओर देखा और बस मुस्कुराई। क्योंकि यह सच्चाई थी, हम दोनों टूटे, लेकिन फिर भी खड़े हुए। और हमारी यह कहानी अब सिर्फ हमारी नहीं रही, यह हजारों औरतों का आईना बन चुकी थी। आज जब मैं अपने छोटे से घर की छत पर बैठती हूँ, औरतों की हंसी और बच्चों की खिलखिलाहट सुनती हूँ, तो मन में शांति होती है। यह सफर गम से शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत उम्मीद पर हुआ। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक सबक है। जीवन चाहे जितना कठिन क्यों न हो, किसी भी औरत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। चुप्पी सबसे बड़ी कैद है, और आवाज सबसे बड़ी आजादी। अगर आपको यह कहानी छू गई हो, तो इसे औरों तक पहुंचाइए। कहानियां जिंदगी की चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग जान सकें कि हर दर्द के पीछे एक ताकत छुपी होती है, और हर अंत एक नई शुरुआत हो सकता है। याद रखिए।
औरत की आवाज़ सिर्फ उसकी नहीं होती, वह आने वाली पीढ़ियों की सांस बन जाती है।